जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। इस अध्याय के अंतर्गत एक उपशीर्षक है पैमाने के प्रतिफल। तो विद्यार्थियों, पैमाने के प्रतिफल क्या है, इसको समझने से पहले हम ये देख लें कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कारक होते हैं या जो उत्पादन के साधन होते हैं, हम उन उत्पादन के साधनों को दो वर्गों में रखते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में काम आते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी अर्थात पूंजी और कच्चा माल, श्रमिक। तो ये जो कारक हैं इनको हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक वर्ग ऐसा है जिनको कि हम स्थिर कारक या स्थिर साधन कहते हैं, जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी। अब हम इनको स्थिर क्यों कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या जब कोई उद्यमी कोई उद्योग स्थापित करता है तो वह भूमि, भवन तथा मशीनरी जब स्थापित करता है तो उसको थोड़े समय में बदलना संभव नहीं होता, क्योंकि भूमि, भवन तथा मशीनरी में बहुत पैसा या बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये उत्पत्ति के स्थिर साधन या स्थिर कारक कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो कारक हैं उनको हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन या परिवर्ती कारक। अब परिवर्ती कारक कौन से हैं? वस्तु के उत्पादन में काम आने वाला जो कच्चा माल है तथा श्रमिक। हम श्रमिकों की संख्या में कभी भी वृद्धि या कमी कर सकते हैं। इसी तरह हम कच्चे माल को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं थोड़े समय में। चूंकि हम इनको थोड़े समय में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं परिवर्ती कारक। ये जो साधन है, इन साधनों को हम कितने समय में परिवर्तित करते हैं या सारे साधनों को हम कितने समय में परिवर्तित करते हैं, उसके आधार पर जो समय है उसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक है अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। हम अल्पकाल को या दीर्घकाल को दिन, महीने, साल में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखिए। अल्पकाल यानी थोड़ा समय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अल्पकाल यानी थोड़ा समय, इतना समय जिसमें कि आप अपने उत्पत्ति के साधनों में कुछ ही परिवर्तन कर सकते हो। यानी आप सभी साधनों में वृद्धि नहीं कर सकते, केवल कुछ साधनों में वृद्धि कर सकते हो, जैसे कि कच्चा माल और श्रम। आप श्रमिकों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हो। कच्चे माल की मात्रा में कमी या वृद्धि आप थोड़े समय में कर सकते हो। तो ये जो थोड़ा समय है इसको हम कहते हैं अल्पकाल। यानी अल्पकाल अर्थात वह समय जिसमें कुछ आगत ही परिवर्तित होते हैं। कुछ आगत अर्थात इन सभी आगतों में से केवल कुछ आगत को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब दीर्घकाल हम किसे कहेंगे? दीर्घकाल यानी दीर्घ अवधि, अधिक समय। अल्पकाल की तुलना में अधिक समय, इतना समय जिसमें कि हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात परिवर्तनशील साधनों के साथ साथ स्थिर साधनों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करता है तो वो महीने, 6 महीने या 1-2 साल में भूमि, भवन तथा पूंजी में परिवर्तन यानी मशीनरी में परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन कच्चे माल में परिवर्तन वह थोड़े समय में भी कर सकता है। 1 दिन में कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है, कुछ घंटों में कर सकता है, कुछ सप्ताह में कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो साधन है इनको हम कहते हैं परिवर्ती साधन। लेकिन दीर्घकाल यानी इतनी अवधि जिसमें कि परिवर्ती साधनों के साथ साथ स्थिर साधनों में भी परिवर्तन किया जा सके। तो जो पैमाने के प्रतिफल है, पैमाने के प्रतिफल तब उपस्थित होते हैं जबकि हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं। पैमाना अर्थात उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन। अब यदि उद्यमी को अल्पकाल में थोड़े समय में अपने उत्पादन में वृद्धि करना है तो वह क्या करेगा? इन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके और उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करेगा। तो अल्पकाल यानी वह समय जिसमें कि परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। दीर्घकाल वह अवधि जिसमें कि सभी साधनों में वृद्धि करके तथा उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। तो यह अवधि जो है अल्पकाल की तुलना में अधिक होती है। अब अलग अलग उद्यमी के लिए यह अवधि अलग अलग हो सकती है। उद्योग की जो प्रकृति है, उत्पादन की जो प्रकृति है या उत्पादन के प्रक्रम के आधार पर अल्पकाल तथा दीर्घकाल अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी उद्योग में
हम एक माह में स्थिर साधनों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं, बहुत बड़े उद्योग, जिनमें कि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तथा भारी मशीनरी की आवश्यकता है, उसमें हमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करने में कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। तो अलग अलग उद्योगों के आधार पर अल्पकाल तथा दीर्घकाल में अंतर हो सकता है। यहाँ पर एक बात और समझने लायक है कि अल्पकाल में जब आप कुछ साधनों को स्थिर रखकर केवल परिवर्ती साधनों में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करते हो, उस समय इन साधनों का जो परस्पर अनुपात है, उस अनुपात में परिवर्तन होता है। लेकिन दीर्घकाल में चूंकि आप स्थिर साधनों को भी परिवर्तित कर पाते हो, इसलिए परिवर्ती तथा स्थिर साधनों के बीच का अनुपात परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पैमाना परिवर्तित हो जाता है। पैमाना परिवर्तित हो जाता है से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि एक राइस मिल जिसमें कि धान से चावल बनाया जाता है। अब अल्पकाल में अगर उत्पादन में वृद्धि करना हो तो राइस मिलर क्या काम करेगा? कच्चा माल यानी धान की पूर्ति बढ़ाएगा, धान अधिक मात्रा में बुलाएगा और कुछ श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करेगा तथा 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में कार्य करके, रात दिन कार्य करके चावल के उत्पादन में वृद्धि करेगा। तो ये क्या हो गया? अल्पकाल, जिसमें कि आप केवल स्थिर साधनों में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि करते हो। इसको हम कहते हैं साधन के प्रतिफल। क्या कहते हैं? साधन के प्रतिफल। अब दूसरी स्थिति की हम कल्पना करें कि वही उद्यमी क्या करता है कि 2 साल के अंदर एक नया भवन खड़ा करता है, उस नए भवन में नई मशीनरी फिट करता है और नई मशीनरी की स्थापना के बाद यानी दूसरी राइस मिल में भी उत्पादन प्रारंभ कर देता है। अब चूंकि राइस मिल पहले एक थी, एक प्लांट था, अब 2 प्लांट हो गए, यानी यहां पर जो साधनों में वृद्धि हुई है, कैसी हुई है? 2 गुनी वृद्धि हुई। साधनों में कैसी वृद्धि हुई है? 2 गुनी वृद्धि हुई है। तो यहां साधनों के बीच का परस्पर अनुपात नहीं बदला, बल्कि पैमाना ही बदल गया। स्थिर साधन तथा परिवर्ती साधन के बीच का अनुपात नहीं बदला और पैमाना बदल गया, अर्थात हमने सभी साधनों को 2 गुना कर दिया। तो ऐसा कब संभव होगा? दीर्घकाल में संभव होगा। तो जो पैमाने के प्रतिफल हैं, पैमाने के प्रतिफल से आशय यह है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के परिवर्ती तथा स्थिर साधनों की मात्रा में वृद्धि करके यानी पैमाने को ही बदल के उत्पादन किया जाए, तब उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि होती है। तो पैमाने के प्रतिफल से हमको यह जानने को मिलता है, यह समझने को मिलता है कि जब प्लांट को या उद्योग को स्केल अप किया जाता है, इसको कहते हैं स्केल अप करना, यानी पैमाने में वृद्धि करना, तो उत्पादन में किस तरह की वृद्धि देखने को मिलेगी, वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं। तो जब आप उत्पादन के सभी साधनों को दीर्घकाल में परिवर्तित करते हैं अर्थात पैमाने में वृद्धि करते हैं, तब किस तरह से उत्पादन में परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है? इसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक अवस्था हो सकती है जिसे हम कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरी अवस्था हो सकती है पैमाने के स्थिर प्रतिफल और तीसरी अवस्था हो सकती है पैमाने के घटते प्रतिफल। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हम कब कहेंगे या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हमको कब प्राप्त होंगे? मान लीजिए आपने उत्पत्ति के सभी साधनों में यानी स्थिर कारक तथा परिवर्ती कारकों में 25% की वृद्धि की है। 25% की वृद्धि की गई उत्पादन के सभी साधनों में, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि हो गई 40%। तो साधनों में वृद्धि 25% हुई, लेकिन उत्पादन में वृद्धि 40% हो गई। तो यहां पर उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है वह अधिक हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। किसी भी उद्यमी के लिए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। अब इसके कारण क्या होते हैं? जब आप अपने उद्योग को स्केल अप करते हो, एक राइस मिल से आपने 2 राइस मिल कर दी, तो आपका उत्पादन बढ़ क्यों गया? उसके कारण हो सकते हैं विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण यानी आपको उस कार्य में महारत हासिल है या उस वस्तु का उत्पादन करने में आपने कुशलता प्राप्त कर ली है, इसलिए अब आप क्या है कि पहले की तुलना में और अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं। साधनों का पूर्ण उपयोग
आपके पास जो साधन हैं उन साधनों का आप पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने मैनेजमेंट के लिए जो कर्मचारी रखे हुए हैं, वर्कर, तो आपको अगर आपने एक राइस मिल से दूसरी राइस मिल लगा ली तो आपको वर्करों की संख्या में दोगुनी वृद्धि करनी होगी, लेकिन आपके प्लांट का जो मैनेजर होगा तथा मैनेजमेंट देखने वाला जो स्टाफ होगा वह उतना ही होगा, यानी एक मैनेजर दोनों फैक्ट्री का संचालन देख सकता है। इस प्रकार साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। आकार संबंधी कुशलता, जब आप किसी कार्य को छोटे पैमाने पर करते हैं तो आपको बहुत सारी लागतें आती हैं, लेकिन जब आप उसी कार्य को बड़े पैमाने पर करने लगते हैं, अधिक मात्रा में करने लगते हैं, तो आपके पास जो लागतें हैं वह लागत कम होती हैं, और चूंकि आपके उद्योग का आकार बड़ा हो गया है तो आपको अधिक बचत प्राप्त होने लगती है। अब एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें जिसे हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। मान लीजिए कि आपने उत्पादन के साधनों में 25% की वृद्धि की, उत्पत्ति के स्थिर तथा परिवर्तनशील कारकों में 25% की वृद्धि की, और इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई केवल 25%, यानी जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की गई उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है इसे हम कहेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब जो तीसरी स्थिति है उसकी हम कल्पना करें जिसे हम कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल, यानी आपने उत्पत्ति के साधनों में, उत्पादन के परिवर्तित तथा स्थिर साधनों में 25% की वृद्धि की, लेकिन जो उत्पादन बढ़ा वो कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर की उत्पत्ति के साधनों में अधिक वृद्धि की जाती है लेकिन उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है, तो इसको कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। तो पैमाने के घटते प्रतिफल क्यों होने लगते हैं, किसी उद्योग में पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति क्यों आती है, उसके कुछ कारण हैं। संगठन एवं प्रबंधन की अकुशलता, आपको पहले प्लांट के लिए, पहली राइस मिल के लिए आपको जो कुशल स्टाफ मिला, दूसरे प्लांट के लिए आपको उतना अच्छा स्टाफ या उतने अच्छे वर्कर नहीं मिले। इस कारण आपका दूसरा प्लांट लगाने के बाद भी जो उत्पादन है उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। उत्पादन के साधन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, उत्पादन के जो साधन है वो पूरी तरह स्थानापन्न नहीं होते। अगर मान लीजिए आज आपका एक वर्कर नहीं आया, उसके स्थान पर आपने दूसरे वर्कर को लगाया है, तो पहले वाले वर्कर के समान ही दूसरा वर्कर भी कार्य कर ले, उतना अच्छा या उतना उसके बराबर आउटपुट दे दे, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह जो उत्पत्ति के अन्य साधन हैं वह भी पूरी तरह पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। बचतों का समाप्त हो जाना, छोटे पैमाने पर कार्य करने की कुछ बचतें भी होती हैं, लेकिन जब आप उस काम को बड़े पैमाने पर करने लगते हो तो आपकी वो छोटी छोटी बचतें हैं वह समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा जोखिम का बढ़ जाना, चूंकि आपने एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी लगा ली, जोखिम आपका भी बढ़ गया और वर्करों का भी बढ़ गया। तो जब किसी उद्योग में, जब किसी उद्यम में जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है तब भी जो पैमाने के प्रतिफल हैं वह घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि जोखिम से हम डरने लगते हैं तथा जोखिम की संभावना या नुकसान की संभावना से हम पहले की तरह कुशलता से कार्य नहीं कर पाते, जिससे कि उत्पादन में गिरावट आती है, अर्थात पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में आपने पैमाने के प्रतिफल को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित अन्य विषय वस्तु को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें वर्तमान स्थिति में लगभग 56 वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आगे भी हम आपके लिए नई नई विषय वस्तु पर वीडियो बनाकर देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों से शेयर करें। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।